कुछ फर्दर है कि टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशन दिए गए हैं, कौन से इनकम्स हैं या कौन से लोग हैं जिनसे आपको ये रिसीव हो रही है तो वो आपकी एग्जाम्प्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम फेडरल में एफपीआर में ये एग्जाम्प्ट है, मगर प्रोविंसेस में ये टैक्सेबल है। हर प्रोविंसेस के सेपरेट रेट्स गिवन है, उसमें इस पे जो है वो टैक्स पे होता है। डिप्लोमेटिक्स हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो एग्जाम्पशंस हैं वो लोग, और कोई फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी एग्जाम्पशंस हैं। और एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स मींस के गवर्नमेंट्स के किसी के साथ ट्रीटीज़ हैं, टैक्स ट्रीटीज़ कोई एग्रीमेंट्स हैं, उनके तहत जो एग्जाम्पशंस हैं वो भी एग्जाम्प्ट हैं। और इसी तरह प्रेसिडेंट ऑनर्स हैं, मींस के प्रेसिडेंट ने अगर किसी को कोई अवार्ड या कोई चीज़ वो दी है तो वो भी एग्जाम्पशन में आएगी। और इसी तरह स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप अगर किसी को मिल रही हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट हैं। अच्छा, जो ही ये तो होगी यहाँ तक हमारी थ्योरी। अब जो है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपने ये सारी चीज़ें जब समझ ली कि आपकी जो है वो इनकम ये हेड्स की हैं, उसको फिर आपने कंपाइल करना है। ठीक है, तो जो हैं कंसल्टेंट वो तो एक प्रॉपर वर्किंग से वो करते हैं, मगर आप लोग भी जब अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, ठीक है, तो आपने भी इसका सबसे पहले एक्सेल के ऊपर एक शीट बना लेनी है कंप्रिहेंसिव, रिकनसाइल करके, ताकि बाद में आपके पास किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स, कोई एरर ओमिशन ना हो। फाइलिंग के टाइम पे जब आप एफपीआर के फॉर्म में जाकर फाइलिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीज़ों को जानने के लिए ये मैंने एक्सेल में एक शीट बनाई हुई है, मैं यहाँ आपसे डिस्कस करता हूँ। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम हेड्स ऑफ अकाउंट को लिया जाए, हेड्स ऑफ इनकम को, ताकि आप लोगों को किसी किस्म के प्रॉब्लम्स ना हो। जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने स्टडी की है उसको अब हम कंपाइल करते हैं, अपनी वर्किंग कैसे बनानी है, फिर इसकी फाइलिंग देखेंगे कि एट द एंड हमने इनकम टैक्स फॉर्म में जाकर फाइलिंग कैसे करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उन्हें थ्योरेटिकल वो कहते हैं, सुन लेते हैं, मगर उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही होती है कि उन्हें कंप्यूटेशन अपनी कैसे बनानी है, वेल्थ कैसे रिकनसाइल करनी है और फाइल कैसे करनी है, तो वो भी हम इसमें सिखाएंगे आगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने ये दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, इसमें आपके पास एक ओपनिंग आ रहा है, मीन कि प्रीवियस ईयर का जो भी आपके वेल्थ थी, नेट वेल्थ, उसका ओपनिंग आता है। इसमें आपके हेड्स हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी हेड है, जो हमने अभी हेड्स पढ़े हैं जिनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, सैलरी है। अच्छा, सैलरी अगर किसी की है तो उसमें 10% ऑफ मेडिकल अलाउंस अगर उसको अलाउंस दिया गया है तो वो बेसिक सैलरी का 10% एग्जाम्प्ट है, उसको वो एग्जाम्प्ट कर सकता है, तो वो आपने यहाँ पे सेपरेट लिख देना है। और इसी तरह सैलरी की जब आपने इनकम यहाँ पे लिए लिख दी, एग्जाम्पशन आपने सेपरेट लिख दी। आपकी रेंटल इनकम है, मींस के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर कोई आपकी है तो वो रिसीव की है, वो ये वाली अमाउंट है 2,50,000 रुपए। और कैपिटल गेन और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी मींस के एक कोई प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन आ रहा है वो 5 लाख है। आगे हम देखेंगे इसकी वर्किंग ये कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल गेन और सिक्योरिटीज, अगर वो हो तो वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड अदर सोर्सेज में जैसे अभी हमने पढ़ा था, तो वो भी अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है कहीं पे आपकी शेयर्स में या कहीं इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आपकी इनकम है, यहाँ पे आप लिखेंगे। यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग, उसमें आपने बहबूद सर्टिफिकेट्स को लिए हुए हैं, उस पर आपको कोई इनकम आई है तो वो भी आपकी यहाँ पे आ गई। और अगर पेंशन आपको मिली है, मीन कि आप अगर रिटायर्ड हो चुके हैं और पेंशन है तो वो भी आपको मिल रही है, तो वो आपकी इनकम का पार्ट होगी इनफ्लोस में, वो भी यहाँ पे लिखेंगे। और अगर अदर देन नेशनल सेविंग सेंटर्स में, मीन्स के नेशनल सेविंग बैंक में आपने अदर देन बहबूद सर्टिफिकेट कोई लिए हुए हैं तो वो भी आपकी उस पर इनकम है, उसको भी आप इसका पार्ट बनाएंगे। और नेक्स्ट है कि प्रॉफिट ऑन डेट, मीन्स कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, आपने जो बैंक में अपना अकाउंट रखा हुआ है, करंट नहीं है, सेविंग है, उस पर कोई आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी आपकी इनकम का पार्ट है। अच्छा, ये वाला जो प्रॉफिट आपकी इनकम है, ये आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे तमाम हेड्स को अगर ग्रॉस इनकम आप कैलकुलेट करें तो ये 6.6 मिलियन यहाँ पे बन गई, इन तमाम का यहाँ पे टोटल कर लिया। ठीक है, तो ये आपने शीट में इस तरह से लिख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट है, कुछ आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी हो रहे होंगे तो वो भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपका ये जो इनकम हुई है इस पर कुछ टैक्स की डिडक्शंस भी हुई होंगी, तो डिडक्शंस को केयरफुली देखना है। कुछ डिडक्शंस तो ऐसी हैं कि जो कि आपको एमआईएस में भी मिल जाती हैं, एफपीआर में, और कुछ डिडक्शंस हैं जो कि आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में
की हुई है पेमेंट या इन्वेस्टमेंट तो वहाँ से हुई है, तो वो आपके एमआईएस में रिपोर्ट नहीं हो रही होती, वो लमसम पेमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को केयरफुली देखना है। तो मैंने यहाँ पे ना ये अमाउंट आपको समझाने के लिए, मीन्स के टैक्स एक्सपेंस कैसे बना है, तो ये अमाउंट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि बैंक आपका है उसके ऊपर जो बैंक सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, इसी तरह आपका कोई सर्टिफिकेट है सेविंग का, उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी आपने अलाइन कर लिया है। और डिविडेंड इनकम है आपकी, उस पर भी टैक्स डिडक्शन हुआ है वो यहाँ पे आ गया है। और मोबाइल फ़ोन है आपका, अलाउेबल एडजस्टेबल टैक्स डिडक्शंस हैं, उस पर जो टैक्स लिखा है वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। और इसी तरह आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे किसी को दी हुई थी और वो विदहोल्डिंग एजेंट था, तो उन्होंने भी आपका टैक्स डिडक्ट किया होगा, वो भी आपका एडजस्टेबल है, उसको भी आपने यहाँ पे अलाइन कर लेना है। और सैलरी आप रिसीव कर रहे हैं एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी टैक्स सर्टिफिकेट दिया होगा, तो उस पे भी ये अमाउंट मेंशन होती है, और या आप फिर एमआईएस से भी देख सकते हैं। तो ये आपका सैलरी टैक्स है। तो ये इन तमाम का जो टोटल है यहाँ पे आपके पास जो शो हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास ये अमाउंट आ गई 3,67,000 रुपये। अच्छा, इसी में फिर आपका कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, जो कोशिश ये करनी है कि जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उसको आप अलाइन करें मैक्सिमम। इंडिविजुअल के केस में उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता, मगर कुछ डॉक्यूमेंटेड एक्सपेंसेस हैं जो वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो जुलाई का या जून ऑफ मंथ का बिल उठाए तो उसको टोटल करके यहाँ पे अपना लिख सकता है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी का क्या एक्सपेंस है। इसी तरह पानी का क्या एक्सपेंस है, गैस का क्या एक्सपेंस है, जितने भी यूटिलिटीज़ के खर्चे हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है तो उस पर क्या है, टेलीफोन अगर लगा हुआ है या इंटरनेट है तो उसका क्या एक्सपेंस है वो यहाँ पे लिख सकता है। अच्छा, इसके अलावा हाउस होल्ड है वो भी एक्सपेंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को कंपाइल हम कर रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एसेट्स। अच्छा, एसेट्स अगर आप देखें तो ये एसेट्स यहाँ पे सोल्ड हो रहा है, मींस कि आपका कोई एसेट्स आप प्रीवियस ईयर का आपने सोल्ड किया जिसके ऊपर यहाँ हमने डिस्कस किया, कैपिटल गेन भी आया है। तो मींस के ये आपका एसेट जो था वो 1 मिलियन रुपीज़ का था जिसके ऊपर गेन आया है 5 लाख का। इट मीन्स कि ये आपका 1.5 का सेल हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोल्ड हो गया, गेन आपने वहाँ पे लिख लिया जो आपका इनफ्लो है, ठीक है, वो आपके रेवेन्यू में भी इंक्लूड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है आपके कोई प्रॉपर्टी आपकी है वो इनहेरिटेंस की आपको मिली है, तो उसको आप इनहेरिटेंस उसमें भी शो कर सकते हैं विदाउट मेंशनिंग उसकी वैल्यू, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू अभी आपको नहीं मिली, मगर जब कल आपको सोल्ड करते हैं उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा कि जिस डेट को आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिली है उस डेट को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, और आज आप अगर सोल्ड कर रहे हैं तो उस पर कंसिडरेशन आपको क्या रिसीव हुई है। तो सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू जो भी आप असेस वो करेंगे उस पर जो प्रॉपर्टी वो आएगा वो आपका क्या होगा, वो गेन कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसी तरह आपका कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिस पे आप रह रहे हैं, वो भी आपने तमाम एसेट्स को यहाँ पे आपने डिक्लेयर करना है। अच्छा, एसेट्स में फिर आपके पास अगर कोई व्हीकल है तो मोटर कार उसका कंप्लीट आपने डिटेल्स देनी है कि मीन्स का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, इंजन सीसीज क्या है, तो ताकि आपके पास डिक्लेरेशन में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से फिर आप इंफॉर्मेशन कॉपी करके या उठा के आप वहाँ पे फॉर्म में फिल कर सकेंगे। अच्छा, इसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं, मीन्स फर्नीचर या कोई घर के और इक्विपमेंट्स आपने कोई ली हुई हैं तो वो इसमें हाउस होल्ड में आप कह सकते हैं। पर्सनल आइटम्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स और इस तरह की एसेसरीज हैं, वो आप पर्सनल आइटम्स में इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बैंक्स हैं आपके, बैंक्स प्रोफाइल में भी अपने बैंक्स अपडेट करना ज़रूरी है, और चूँकि ये डॉक्यूमेंटेड है आपका जो बैंक होता है, इसको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। बैंक कंप्लीट डिटेल्स और जो उसका एक्चुअल बैलेंस है 30 जून का वो आपने यहाँ पे शो करना है, मेंशन करना है, ताकि आपकी स्टेटमेंट्स के साथ ये रिकनसाइल हो। और इसी तरह आपके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं आपने लिए हुए हैं, वो आपके एसेट्स उसमें आते हैं, उनको भी आपने सर्टिफिकेट्स नंबर के साथ, कौन सा सर्टिफिकेट है, उसकी टाइप क्या है, तो कंप्लीट डिटेल आपने मेंशन करनी है। अच्छा, इसके अलावा कोई और एसेट है आपका वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमूमन ये होता है कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है मगर ये आपकी वेल्थ और उसके लिए ज़रूरी है। मींस कि आपके इनफ्लोज क्या थे और आपके एक्सपेंसेस आउटफ्लोज क्या हुए हैं या आपका एडिशन क्या हुआ है, तो बाकी आपके पास बैंक्स या कैश या एसेट्स की सूरत में क्या है, तो ये भी हेल्पफुल होता है आपकी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में।